जब हम लोगों को भूखड़ होता है या फिर पेन होता है, हम लोग पैरासीटामोल मेडिसिन लेते हैं और इसके खरीदने के लिए कोई प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत नहीं होता है। अभी देखिए पैरासीटामोल का बहुत सारा स्ट्रेंथ रहता है, 125 mg से ले तक 500 mg, 650 mg। देन सिरप जो रहता है 125 mg पर 5 ml, 250 mg पर 5 ml एंड पेडियाट्रिक ड्रॉप 100 mg पर 1 ml, क्योंकि डिफरेंट एज ग्रुप के लिए डिफरेंट डोज या स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड होता है। अभी देखिए पैरासीटामोल ये जब लेते हैं तभी इसका एक सेफ डोज रहता है और ज़्यादा लेने के कारण टॉक्सिसिटी भी हो सकता है। तो कितना मैक्सिमम सेफ डोज है, कितना डोज में टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस करता है, कैसे टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस करता है, टॉक्सिसिटी हुआ है कि नहीं है, कैसे डायग्नोस किया जाता है, उसका सिम्टम क्या है, और अगर टॉक्सिसिटी हुआ तो क्या एंटीडोट आप ले सकते हो या उसका डोज क्या है। तो इस वीडियो में ये सारे बात मैं डिस्कस करना चाहूँगा, क्योंकि मैं एक इंटरव्यू में गया था, जिस इंटरव्यू में मुझे ये पूछा गया था व्हाट इज़ द मैक्सिमम सेफ डोज ऑफ पैरासीटामोल इन ए डे। तो इसीलिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो प्रिपरेशन ले रहे हैं एग्ज़ाम के लिए, और हाउस होल्ड में जो पैरासीटामोल यूज़ करते हैं हम लोग डेली बेसिस में बुखार या फिर पेन होने के कारण, उसके लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये जानना कि यह मैक्सिमम कितना आप ले सकते हो। ठीक है, तो वीडियो से बने रहिए। तो पैरासीटामोल का यूज़ जो है बहुत ही कॉमन, फीवर एंड पेन। ठीक है, तो अभी देखिए पैरासीटामोल का कितना डोज जनरली डॉक्टर प्रेस्क्राइब करता है। ये देखिए TID मतलब 3 बार, ये देखिए पैरासीटामोल BD मतलब 2 बार, या फिर SOS मतलब इफ़ नीडेड। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए पैरासीटामोल TDPC मतलब 3 बार खाने के बाद। तो एक बात तो तय है, पैरासीटामोल का डोज 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम या फिर 4 टाइम भी हो सकता है, एंड वो खाने के बाद खाना चाहिए। ठीक है, और देखिए चाइल्ड का डोज होता है, अगर चाइल्ड का एज 12 ईयर से कम हो, सो 12 ईयर से कम बच्चे के लिए इसका डोज है 15 mg पर kg बॉडी वेट। तो उसका बॉडी वेट के हिसाब से आपको ये कैलकुलेट करना पड़ेगा, और 4 to 6 आवर्स इंटरवल में वो देना पड़ेगा, एंड मैक्सिमम 4 डोजेज आप दे सकते हो इन ए डे, मतलब 24 आवर्स में 4 डोजेज मैक्सिमम आप दे सकते हो। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी। अभी देखिए अगर 12 ईयर्स से ज़्यादा हो एज, तो उसके लिए डोज है 500 mg से ले तक 100 mg। तो इट डिपेंड्स ऑन बॉडी वेट एंड सीवियरिटी ऑफ द डिजीज। ठीक है, और 4 to 6 आवर इंटरवल में देना पड़ेगा, और इन ए डे मैक्सिमम 400 mg मतलब 4 ग्राम एक पेशेंट ले सकता है। ठीक है, 4 ग्राम के ज़्यादा नहीं। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, कीप इन माइंड। अभी देखिए सिंगल डोज मतलब एक बार में मैक्सिमम कितना लेने मतलब मिनिमम कितना डोज लेने से उसका टॉक्सिसिटी मतलब हेपाटोटॉक्सिटी मतलब लीवर डैमेज होता है। सो मिनिमम क्या डोज लेने से एक पेशेंट का लीवर डैमेज हो सकता है, वो देखिए एडल्ट के लिए 7.5 mg से 10 mg 7.5 ग्राम से 10 ग्राम, इसके बीच में कोई भी डोज हेपाटोटॉक्सिटी कर सकता है एडल्ट के लिए। चिल्ड्रन के लिए क्या है 150 mg पर kg बॉडी वेट और 200 mg पर kg बॉडी वेट, जो एज होता है 1 से 6 ईयर के बीच में। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये फैक्टर। सो एडल्ट के लिए क्या होगा 7.5 से 10 ग्राम के बीच में, और चिल्ड्रन के लिए 150 से 200 mg पर kg बॉडी वेट एज पर एज ग्रुप 1 to 6 ईयर के एज चिल्ड्रन के लिए। तो अभी देखिए टॉक्सिटी जब होता है उसका 4 फेजेस होता है। सो फेज 1 में क्या क्या सिम्टम होगा और किस टाइम में ये फेज एराइज होगा। 0.5 से 24 आवर्स मतलब एक दिन के पहले ये सिम्टम आएगा। क्या होगा, नोसिया वोमिटिंग होगा, लॉस ऑफ एपेटाइट माने खाने की कोई इच्छा नहीं रहेगा, देन डिस्कम्फर्ट फील होगा, उसका जो स्किन एंड आई का जो कलर है वो
और भी लाइटर होने जाएगा, एक्सेसिव स्वेटिंग होगा एंड फैटिग होगा। ठीक है, तो फेज 2 में देखिए 18 आवर्स से 72 आवर्स के बीच में ये सिम्टम आएगा। क्या होगा? नोसिया वोमिटिंग होगा, एब्डोमिनल पेन होगा, देन सेंसिटिव टू पेन होगा, और उसके साथ हाइपोटेंशन होने की चांसेस है, उसके साथ वॉल्यूम कम होते जाएगा, मतलब उसका जो बॉडी के लिए जो ब्लड का वॉल्यूम होता है वो कम होगा, और यूरिन आउटपुट डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही इंडिकेटिव सिम्टम है। और उसके बाद फेज 3 जो होता है बहुत ही सीवियर हेपाटिक डैमेज होगा इस फेज में। 72 आवर से 96 आवर इस बीच में होगा। सो कंटिन्यू नोसिया एंड वोमिटिंग होते जाएगा, एब्डोमिनल पेन एंड ये होगा, उसके साथ जॉन्डिस और एक्सेसिव ब्लीडिंग होगा, एंड उसके साथ हाइपोग्लाइसीमिक डिसऑर्डर होगा, मतलब ग्लूकोज लेवल कम हो जाएगा। उसके साथ किडनी इंजरी एंड मल्टी ऑर्गन फेलियर हो सकता है। तो ये बहुत ही डिफ़िकल्ट एंड सेंसिटिव फेज है, लीवर डैमेज हो जाएगा यहाँ पे। फेज 4 जो होता है वो रिकवरी फेज, वो 4 दिन से 3 वीक के बीच में ये रिकवरी जनरली होता है, और यहाँ पे कंप्लीट रिजोल्यूशन सिम्टम, मतलब जो सिम्टम दिखाई दे रहा था वो रिकवर हो जाएगा। तो अभी देखिए डायग्नोसिस कैसे किया जाएगा, अगर आपको लीवर डैमेज हुआ है कि नहीं, या फिर पैरासीटामोल टॉक्सिसिटी हुआ है कि नहीं, कैसे पता चलेगा? तो इसके लिए है लीवर फंक्शन टेस्ट, LFT। तो यहाँ पे क्या होता है, सीरम जो एंजाइम रहता है, सीरम SGOT, SGPT, देन बिलीरुबिन, एल्कालाइन फॉस्फेटेज एंड टोटल प्रोटीन, तो इसका लेवल एक रहता है स्टैंडर्ड, तो उसके हिसाब से ये लेवल बढ़ जाएगा। ठीक है, अभी देखिए अगर ब्लीडिंग ज़्यादा हुआ तो उसके लिए प्रोथ्रोम्बिन टाइम देख के पता चल जाएगा, हाइपोग्लाइसीमिया के लिए ग्लूकोज लेवल देख के पता चलेगा, और किडनी डैमेज हुआ कि नहीं उसके लिए 3 टेस्ट है, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस क्या है, और ब्लड यूरिया नाइट्रोजन क्या है, और क्रिएटिनिन लेवल क्या है, ये तीनों देख के पता चलेगा। उसके लिए एब्डोमिनल पेन जिसका ज़्यादा हो रहा है उसके लिए एंजाइम लाइपेज एंड एमाइलेज का लेवल क्या है वो देखना पड़ेगा। और अगर कोई प्रेग्नेंट वुमेन है उसके लिए HCG, चाइल्ड बियरिंग एज जिसका होता है उसके लिए HCG मतलब ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, ये हार्मोन का लेवल देखना पड़ेगा। और उसके साथ और भी पैरामीटर्स जैसे सैलिसाइलेट लेवल एंड आर्टेरियल ब्लड गैस एंड एमोनिया का लेवल देख सकते हो। उसके साथ अगर हीमाचूरिया एंड प्रोटीनूरिया हुआ है कि नहीं उसके लिए यूरिन एनालिसिस, और हार्ट के कोई ग्राफ जो होता है वो कोई अफेक्टेड हुआ कि नहीं वो जानने के लिए ECG भी कभी कभी डॉक्टर रिकमेंड करता है। तो अभी देखिए जो फेजेस होता है अभी जो कहा लीवर फंक्शन टेस्ट, इसके साथ CT कंप्यूटेड टोमोग्राफी CT स्कैन भी किया जा सकता है अगर ज़रूरत पड़े तो, जिसके लिए मेंटल जो स्टेटस चेंज हो अगर हुआ तो उस पेशेंट के लिए CT स्कैन किया जाता है और डॉक्टर रिकमेंड करता है। बाकी सब के लिए लीवर फंक्शन टेस्ट के लिए जो बोला SGPT, SGOT, ALP या फिर टोटल बिलीरुबिन एंड प्रोटीन का लेवल देख के पता चल जाता है। अभी देखिए पैरासीटामोल कैसे टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस करता है। पैरासीटामोल बॉडी में जाने के बाद जो हम लीवर में साइटोक्रोम P450 एंजाइम है वो ऑक्सीडेशन करने के बाद NAPQI मतलब एन एसिटाइल पैराबेंजोक्विनोनिमिन जो एक हाईली रिएक्टिव फ्री रेडिकल इन नेचर कंपाउंड है वो प्रोड्यूस करता है, और ये लीवर में जो मेम्ब्रेन है उसको डिस्ट्रॉय करता है। अभी इसको कैसे प्रोटेक्शन दिया जाए, तो अगर आप फूड लेने के बाद पैरासीटामोल लेते हो तो उसका थोड़ी प्रोटेक्शन मिल जाता है,
क्योंकि डायरेक्ट पैरासीटामोल लिवर का जो मेम्ब्रेन है उसको कांटेक्ट में नहीं आता है, फूड द्वारा उसको थोड़ा सा सेपरेट कर सकते हो। तो एक बात। और दूसरी बात, मेडिसिन जब जैसे सिरप के लिए जो बच्चे लोगों के लिए दिया जाता है उसके लिए सेक करके डोज यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करके देने से बेहतर रहता है, क्योंकि अगर सेक नहीं करोगे तो पहले पैरासीटामोल जो जाएगा कम डोज जाएगा सेम अमाउंट में, जैसे 5 ml में, और जब अंत में आएगा नीज में वो पैरासीटामोल सेटल हो जाता है, इसीलिए तो अब 5 ml में ज़्यादा तरीके के ज़्यादा अमाउंट में पैरासीटामोल जाएगा, तब इसके लिए टॉक्सिसिटी होने का चांसेस बढ़ जाएगा, क्योंकि वहाँ पे सेम अमाउंट में मतलब 5 ml में ज़्यादा अमाउंट पैरासीटामोल तब रह सकता है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड। अभी देखिए हेपाटोप्रोटेक्टिव के लिए NAC मतलब एन एसिटाइल सिस्टीन ए कंपाउंड जो एक नाम म्यूकोमिस्ट के नाम पे भी जाना जाता है, वो FDA अप्रूव्ड एक फॉर्मुलेशन है, वो दिया जाता है। तो इसका डोज जो रहता है लोडिंग डोज 140 mg/kg बॉडी वेट के हिसाब से, और उसके बाद 17 डोज दिया जाता है 70 mg/kg बॉडी वेट के हिसाब से। सो 4 आवर के इंटरवल में, तो मतलब 1 + 17 तो टोटल डोज हुआ 18 डोजेस। तो अभी देखिए 72 आवर्स में 18 डोजेस, तो 4 × 18 = 72, तो इसके हिसाब से देना पड़ेगा। तो अभी देखिए ये IV रूट मतलब इंट्रावेनस या फिर ओरल रूट में आप दे सकते हो। कभी कभी IV रूट प्रेफर किया जाता है, तब ये अगर सिचुएशन रहे जैसे अल्टर्ड मेंटल स्टेटस, GI गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ब्लीडिंग अगर ज़्यादा हुआ तो, और जब ज़्यादा एक्सटेंसिव टॉक्सिसिटी हो गया, जैसे चांसेस ऑफ मॉर्बिडिटी एंड मोर्टालिटी अगर ज़्यादा है तो उसके लिए, और प्रेग्नेंट वुमेन के लिए भी IV रूट इज प्रिफर्ड देन ओरल रूट। तो आई होप you understand and it gives a brief idea about paracetamol toxicity, and if you have any question please feel free to ask. Thanks for watching.